प्राणियों में पोषण। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्राणी जो है पौधों को खाते हैं। इसके अतिरिक्त जो मांसाहारी प्राणी हैं या जीव जंतु हैं जो कि दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं, वो भी उन जीव जंतुओं को खाते हैं जो कि पौधों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्राणी जो है प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कुछ अन्य जंतुओं का आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे जंतु दोनों खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को काम करने के लिए, गति करने के लिए सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि पर छिपी हुई है। आगे है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ है और जीव जंतुओं के द्वारा आहार के रूप में इसको सरल पदार्थों में बदलना अति आवश्यक होता है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो जटिल पदार्थ हैं वो टूट जाते हैं और टूट करके सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, इसको कहते हैं विखंडन और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। जो विभिन्न जीव हैं इसमें खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, जैसे मधुमक्खी है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव जो है इसमें शिशु माता का दूध पीते हैं। अजगर जैसे प्राणी हैं वो अपने शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि विभिन्न प्राणियों में, विभिन्न जीवों में भोजन को ग्रहण करने की विभिन्न विधियां होती हैं। इसमें एक क्रियाकलाप है और साथ में एक ये सारणी दी हुई है। इसमें जो है भोजन को अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां हैं: छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना था निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूसने इत्यादि। कहने का मकसद क्या है कि जो प्राणी हैं विभिन्न विधियों के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। इससे आगे है एक अद्भुत सत्य। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। स्टारफिश किसका आहार करती है? कैल्शियम कार्बोनेट वाले कठोर जंतुओं का। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार जो है धीरे धीरे पचता रहता है। मानव में पाचन। मानव जो है मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हम जो है मनुष्य जो है भोजन को किस प्रकार देते हैं? मुख के द्वारा। और इसके बाद में फिर क्या है? भोजन जो है एक सतत नली से गुजरता है, एक लगातार नली से गुजरता है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर के गुदा तक जाती है। कहाँ तक जाती है? गुदा तक। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जो आहार नली है इसके विभिन्न भाग है। नंबर 1 मुख गुहिका, नंबर 2 ग्रास नली या ग्रसिका, नंबर 3 अमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र जो मलाशय से जुड़ी होती है, मल द्वार तथा गुदा द्वार। इस तरह से ये इसके विभिन्न भाग हैं। ये सभी भाग मिलकर के आहार नाल का निर्माण करते हैं। इसमें क्या कहता है? ये सभी भाग मिल जाते हैं और क्या कहते हैं? आहार नाल। इनको जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। जो अमाशय है उसकी आंतरिक भित्ति जो है क्षुद्रांत्र, आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। जो पाचक रस हैं उनका क्या काम है? जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदलना। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर के पाचक तंत्र बनाती हैं। जो आहार नाल है और उससे जो संबंधित ग्रंथियां हैं सभी मिलकर के क्या बनाती हैं? पाचक तंत्र। जैसा कि चित्र 2.2 में दिखाया गया है। चित्र 2.2 में मानव पाचन तंत्र का चित्र जो है दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले यहाँ इधर मुख गुहिका है, उसके बाद लाला ग्रंथि आती है, अमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय, गुदा द्वार है। आगे इसमें है ये यकृत है इधर और ये पित्ताशय है। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है। सबसे पहले जब हम भोजन खाते हैं तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? यानी अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर ले जाना मुंह को, भोजन को, वो मुख के द्वारा। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण की परिभाषा क्या है? आहार को शरीर के अंदर लेने की
क्रिया। आगे इसमें है दांतों की के बारे में है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मूसड़ों के बीच में अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसमें ये यहाँ चित्र दिखाया गया है कि जो दांत हैं, सबसे पहले कृंतक हैं, फिर रत्नक है, अग्रचवर्णक है और चवर्णक है। तो इसमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर निचला जो है एक जबड़ा दिखाया गया है, इसमें सबसे 1 2 3 4 ये कृंतक कहलाते हैं। उसके बाद एक इधर से है और इधर से है, ये रत्नक कहलाते हैं। बाकी इसमें जो है 4 दांत जो हैं, 2 इधर के जो है अग्रचवर्णक और फिर 3 इधर के और 3 इधर के चवर्णक कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये जो दांत हैं, इनका सभी का अलग अलग कार्य है। सबसे पहले क्या कहता है, इसमें अपने हाथों को धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का काम आते हैं। इन दांतों को पहचानिए जो चबाने पीसने के काम आते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये दांत हैं, ये भोजन को कुतरते हैं। ये इधर जो दांत है दोनों ये फाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद में फिर रत्नक, ये रत्नक के बाद में अग्रचवर्णक और चवर्णक हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। आगे इसमें कहता है कि हमारे मुख में लाला ग्रंथि है जो लाला रस को स्रावित करती है। जो हमारा मुख है उसमें लाला ग्रंथि होती है, वो क्या करती है, लाला रस को स्रावित करती है। दांत के प्रकार एवं कार्य, इसमें ये सारणी दी गई है। इसमें जैसे कर्तन एवं दर्शन वाले दांत हैं, ये निचले जबड़े में भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें जो कुल 8 हो जाते हैं। चीरने और फाड़ने वाले दांत हैं, इसमें जैसा इसमें चित्र में दिखाया गया है, 2 नीचे हैं, एक इधर से और 2 ऊपर हैं, 4 हो जाते हैं। चबाने पीसने वाले दांत जो है 10 और 10 20 हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे मुंह के अंदर कुल 32 दांत हैं। अगला है दूध के दांत या स्थायी दांत। दूध के दांत या स्थायी दांत, हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलना है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु में ये सभी दांत गिर जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। हमारा जो जैसे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले उनके दांत निकलते हैं और वो 8 साल के अंदर ही निकल के पहले जब निकलते हैं फिर 8 साल तक ही वो गिर जाते हैं। इनको कहते हैं दूध के दांत। जब बच्चों में से मुंह में से दूध के दांत जो है गिर रहे होते हैं, तभी उनके स्थान पर दूसरे स्थान दांत आने शुरू हो जाते हैं। उनको स्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? स्थायी दांत। ये दांत जीवन भर रहते हैं और वृद्धावस्था आने पर प्राय जो है गिरना शुरू हो जाते हैं, ये गिरते रहते हैं। यदि एक बार मुंह में से स्थायी दांत निकल जाते हैं तो फिर दोबारा दांत प्राप्त नहीं किए जा सकते। आगे है क्रियाकलाप। 2 प्रश्नावली ले लीजिए, इस पर ए और दूसरे पर बी जो है चिन्हित करना है। ए में 1 चम्मच उबलते हुए चावल डालते हैं और बी में कुछ चावल मुंह में चबा करके फिर डालते हैं। इसमें 3 या 4 मिलीलीटर जो है क्या लेते हैं, जल ले डालते हैं दोनों प्रश्नावली के अंदर। एक ए है, ये बी है यहाँ पर। और अब दोनों में आयोडीन डाल करके देखते हैं कितने, 2 से 3 बूंदें। अब उनका परीक्षण करते हैं ए और बी में क्या अंतर है। जैसा कि हमने ए में उबले हुए चावल लिए थे, जब इसके अंदर आयोडीन की बूंदें डाल दी जाती हैं तो उसका रंग जो है पर्पल कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पर्पल कलर। जबकि दूसरा जो है चबाया हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। उसका क्या कारण है? लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जो लाला रस है, जैसे मुंह के अंदर हमने चावल को चबाया था तो उसके बाद में जो चावल थे वो चावल का मंड जो है किस में बदल जाता है? शर्करा में बदल जाता है और उसमें आयोडीन डालने से कोई परिवर्तन नहीं आता। जबकि उबले हुए चावल में मंड होता है और आयोडीन उसे अभिक्रिया करके उसके रंग को बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशियांग है जो पीछे की ओर मुखगुहिका के अंदर से जुड़ी हुई है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, किसी भी दिशा में उड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? सबसे पहले एक बार हम यहाँ पढ़ते हैं मिठाइयाँ और दंत से। मिठाइयाँ और दंत से। दांत जो है एक कुदरत की तरफ से, प्रकृति की तरफ से दिया हुआ
एक उपहार है। यदि हम इनकी संभाल नहीं करते तो वे समय से पहले ही निकल जाते हैं, खराब हो जाते हैं और दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो इसलिए कहता है कि जब हम दांत भोजन खाते हैं तो हमारा मुंह है उसके अंदर वैसे जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु इन जीवाणुओं से कोई हानि नहीं होती। परंतु जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में यदि हम मुख को साफ ना करें तो अनेक हानिकारक जीवाणु जो है इसमें वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच में फंसे भोजन को शर्करा के विघटन पर अमल विमोचित करते हैं। यह अमल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाता है, इसको दंत क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत क्षय। यदि इनका उपचार नहीं किया जाए तो समय से पहले ये दांत जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या कहता है, चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य उत्तरदायी माने जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं छोटी उम्र के अंदर चॉकलेट खाते हैं और बहुत सारी मीठी वस्तुएं खाते हैं, उसके बाद वो कुल्ला वगैरह भी नहीं करते, तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है कि वो समय से पहले उनके दांत जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। प्रतिदिन व्यक्ति को 2 से 3 बार ब्रुश या दातुन करनी चाहिए, तब कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुंह के अंदर जो है गंदी उंगली या बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। अब इसमें यहाँ पर आ जाते हैं कि जीभ एक मांसपेशिया है और इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, किसी भी दिशा में मुड़ा हो सकता है। और इसमें जीभ के क्या कार्य हैं, यह भोजन में लार को मिलाने का काम करती है। सबसे पहले जीभ क्या काम करती है, भोजन में लार को मिलाने का काम करती है। इसके बाद में दूसरा है भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। जीभ क्या काम करती है, सबसे पहले लार को भोजन में मिलाने का काम करती है, दूसरा जो है जीभ को मिलाने में भी सहायता करती है। इससे हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है, जो हम भोजन खाते हैं वो कैसा है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या कड़वा है, इस बात का हमें पता चलता है। तो जीभ के कार्यों के बारे में पता मालूम हुआ। 3 कार्य। नंबर 1 भोजन को मिलाने का काम करती है, भोजन को निगलने का काम करती है, भोजन के स्वाद का पता चलता है। अब आगे है क्रियाकलाप। वो कहता है इसमें भी एक चीनी का विलयन, नमक का विलयन और नींबू का रस और नीम की पत्ती या करेले का रस लीजिए। अब एक अपना मित्र है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधिए और उसको कहीं भी वो जीभ बाहर निकाल के रखें। अब वो उनके नमूनों में से एक एक 2 बूंदें रखिए और उस बात को दोहराइए और फिर उस मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टा या कड़वे का स्वाद जो है मालूम हुआ और उसका रिकॉर्ड नोट कीजिए। तो उसमें क्या है, जैसा कि जीभ का जो अग्रभाग है, अग्रभाग से हमें मीठे का अनुभव होता है और अग्रभाग के ऊपर का भाग है वहाँ से हमें नमकीन मालूम होता है। पार्श्व भाग से खट्टा और पिछला जो पश्च भाग है जीभ का, उससे हमें कड़वा अनुभव होता है। भोजन नली या ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। जो भोजन है हम उसको जब निकलते हैं तो वो भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली या ग्रसिका में चला जाता है। चित्र 2.2 ग्रसिका में गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन के भोजन के नीचे सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होता रहता है, यह भोजन गति को नीचे की ओर चला जाता है। अमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा से बाहर निकाल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में कुछ जब खाना हजम नहीं होता तो उसे उल्टी या वमन जो कह सकते हैं इसको, के द्वारा वो खाना बाहर निकाल दिया जाता है। उसका क्या कारण है कि अमाशय जो है, अमाशय के अंदर भोजन जो है हजम होता है और जब उसको भोजन को उसको पचा नहीं पाता तो वो उसको बाहर निकाल देता है। फिर आगे अमाशय के बारे में कहता है, अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे आकृति के होता है। जो अमाशय है उसकी आकृति जे आकार की होती है, वह चपटी होती है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरे उपक्षुद्रांत्र में खुलता है। अमाशय की आकृति कैसी होती है, चपटी जे आकार की। अमाशय की आकृति कैसी होती है, चपटी और जे आकार की, और इसकी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। एक ओर से यह ग्रसिका के खाद्य से प्राप्त करता है तो दूसरी ओर जो है क्षुद्रांत्र में खुलता है। आगे इसमें अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। जो अमाशय उसकी आंतरिक सतह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस को स्रावित करते हैं। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है
अम्ल ऐसे अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। जो हमारा अमाशय है उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो हानिकारक जीवाणुओं को जो भोजन के साथ में वहाँ पहुँच जाते हैं। जो यह इस साथ ही साथ में जो भोजन है उसके माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिसे पाचक रसों की क्रिया में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पाचक रस क्या काम करता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। आगे इसमें ये है, जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या खाना खाते समय बात करते हैं तो कई बार खांसी उठती है, और उसका क्या कारण है? उसका कारण है भी खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण ऐसा होता है। जो श्वास नली है उसमें खाद्य कण प्रवेश कर जाते हैं। श्वास नली नासिका में से होने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ ऊपर चलती है, परंतु ग्रसनी एवं वायु एवं भोजन एक ही मार्ग होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? भोजन निगलने के समय एक मान संरचना वाल्व का काम करती है जो श्वास नली से ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कारण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें घुटने का अनुभव होता है और हिचकी आती है, खांसी उठती है। तो कहने का मकसद क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाना आराम से खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, और साथ में खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। अब इसमें आगे है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित है। क्षुद्रांत्र की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। कितनी होती है? 7.5 मीटर। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भीति से भी कुछ स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत क्या चीज है? गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस को स्रावित करती है। कौन से रस को? पित्त रस को, जो एक थैली में संग्रहित होता है। पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले यकृत के बारे में। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। नंबर 2, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस को स्रावित करती है जो एक थैले में संग्रहित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें यह पॉइंट आते हैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। ऊपर हमने पढ़ा था यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। यह अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, इनको इस सरल रूप में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसा कि ग्लूकोज में बदल जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। क्षुद्रांत्र में अवशोषण। आगे है क्षुद्रांत्र में अवशोषण। जो छोटी आंत है उसमें भोजन का अवशोषण कैसे होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। सबसे पहले अवशोषण की परिभाषा क्या है? जो भोजन पच जाता है वो अवशोषित होकर के छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो छोटी आंत है उसकी जो भित्ति है, उस दीवारें हैं जो उसमें रुधिर वाहिकाएं होती हैं, वहां चला जाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं इसको? अवशोषण। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। जो छोटी आंत है उसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान जो छोटी छोटी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, इनको दीर्घरोम कहते हैं या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देती है। जो दीर्घरोम है जब भोजन पच जाता है उसके अवशोषण के लिए तल जो क्षेत्र है उसका बढ़ा देती हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घरोम की स्थिति से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो दीर्घरोम है उसकी जो सतह है उससे पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। जो अवशोषित पदार्थ हैं वो रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक जाते हैं। उनका उपयोग जटिल पदार्थों के बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। अब इसमें जैसा कि हमने ये टॉपिक है, इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले अवशोषण की परिभाषा में यहाँ से प्राप्त हुई, और फिर दीर्घरोम या रसांकुर किसे कहते हैं वो परिभाषा में यहाँ से प्राप्त हुई।
दीर्घ रोम का काम क्या है, पचे हुए भोजन के अवशेषों का क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और स्वांगी कण की परिभाषा में यहाँ से प्राप्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो सकता, अवशोषण नहीं होता, वो बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, क्षुद्रांत्र से बृहदांत्र में चला जाता है। अब आगे इसमें बृहदांत्र है। बृहदांत्र की जो लंबाई है लगभग 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी होती है और छोटी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं लवणों का अवशोषण करना है। बृहदांत्र का मुख्य काम क्या है? जल का एवं लवणों का अवशोषित करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। तो यहाँ से निष्कासन की परिभाषा आ जाती है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। जो जंतु घास खाते हैं उनमें पाचन किस प्रकार से होता है? तो हम देखते हैं कि जैसे गाय या भैंस है, वो जब वो आहार या घास नहीं खा रही होती हैं तो उस समय भी वो जुगाली करती रहती हैं। उसका क्या कारण है? वास्तव में ये पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूमेन। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा हो जाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु जंतु इसको छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमंथन। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले रूमेन, फिर जुगाल, रोमंथन और रोमंथी, इन सभी की परिभाषा में यहाँ से प्राप्त हो जाती है। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रोमिनेंट अथवा रोमंथी हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। जो पशु हैं, जो जंतु हैं जो घास को खाते हैं, उनमें सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। और यह जो जीवाणु है, बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज में पाचन नहीं कर पाते। जानवरों में घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच जो जानवर हैं उनमें क्या है? सबसे पहले घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि में रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच में एक थैली नामी बड़ी संरचना होती है। जो घोड़ा है, खरगोश है, इनके जो क्षुद्रांत्र है और बृहदांत्र है, इनमें क्या होती है? थैलीनिमस संरचना, जिसे अंधनाल कहते हैं। अंधनाल किसे कहते हैं? घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच में एक थैलीनिमस संरचना, जिसे क्या कहते हैं? अंधनाल। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। इसमें जो भोजन है, जो उसका सेलुलोज का पाचन है, किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु बहुत से ऐसे सूक्ष्म प्राणी जिनमें न तो मुख होता है न ही पाचन तंत्र, फिर भी अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं। आप भोजन ग्रहण करने के अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अब हम आगे अमीबा के बारे में पढ़ेंगे कि अमीबा क्या है और अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा क्या चीज है? जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। ये एक गोल संघनन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा की कोशिका में क्या होती है? एक कोशिका झिल्ली। यह गोल संघनन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह हर समय अपने आकार को बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पादाप कहते हैं। पादाप की परिभाषा क्या है? एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालना पादाप कहलाता है, जो इन्हें गति देने, भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब उसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों पादाप विकसित कर देता है, उसे निगल जाता है। खाद्य पदार्थ उसी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। अमीबा क्या कहता है? कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार करता है। जब भोजन का आभास होता है तो खाद्य कण के चारों पादाप विकसित करता है। जब उसे ये पता होता है कि वो भोजन के पास में है तो अपने खाद्य कण जो उसके चारों तरफ पादाप विकसित कर देता है और उनको निगल जाता है। खाद्य पदार्थ क्या है? उसकी खाद्य धानी में चले जाते हैं।
खाद्यदानी में ही पाचग्रस्त स्थापित होते हैं अमीबा के अंदर। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करके इसे सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रख रखाव में गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसमें ये अमीबा है। अमीबा किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है और किस प्रकार से वो भोजन का स्वांगीकरण करता है, इसके साथ में कैसे वो बाहर निकालता है। इसमें यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। ये केंद्रक है। इसमें ये पादाब है, इसके खाद्य कणिका अंतःग्रहण है जैसे यहाँ से आता है, और ये खाद्य धानियाँ है, और फिर जो है बहिक सेपित अपशिष्ट है। इसमें भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो कहने का मकसद क्या है कि सभी प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या जीव हैं, जंतु हैं, जो भी हैं, सभी में खाद्य पदार्थ जो है सरल पदार्थों में बदल जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। आप खाद्य में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों के शरीर अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे।